लाल किले से मोदी के भाषण के 75 मिनट क्या गेम बदलने वाले हैं? क्या गेम के रूल अब मोदी तय करने वाले हैं? 75 मिनट में मोदी के कितने वोट बढ़े? प्रधानमंत्री के 15 अगस्त वाले भाषण का पॉलिटिकल विश्लेषण दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से चुनाव शुरू कर दिया? क्या मोदी ने लाल किले से वोटों की गिनती चालू कर दी? लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के नीचे 75 मिनट के भाषण में मोदी के कितने वोट बढ़े? 23,59,74,144। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को इतने वोट मिले थे और लोकसभा में सीटें मिली थी 240। 29 के चुनाव में नरेंद्र मोदी इससे बहुत आगे जाना चाहते हैं। 29 में मोदी बहुत सारे वोट और बहुत सारी सीटें ऐड करना चाहते हैं। 50% वोट और 2/3 सीटें, ये मोदी का टारगेट है। 24 में बीजेपी एनडीए को 43.8% वोट और 54% सीटें मिली थी। 24 में जो नहीं हो पाया, मोदी उसे 2029 में पूरा करना चाहते हैं। जंतर मंतर के बाद बदले हुए सियासी माहौल में बहुत से लोग मोदी के पॉलिटिकल फ्यूचर को शक की नजर से देखते हैं। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने सबको जवाब दिया। 29 जीतने के लिए मोदी एक नया अलायंस बना रहे हैं। MY, M मतलब महिला, Y मतलब युवा। M में आधी आबादी है यानी 50% और Y में बचे हुए वोट का 25% हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट यानी यूथ पर किया। वही यूथ जिसे इन दिनों जेनजी पुकारा जा रहा है। मोदी इसी जेनजी की ताकत का इस्तेमाल करके एक नई फोर्स बना रहे हैं, सिविल डिफेंस फोर्स। सबसे पहले लाल किले से प्रधानमंत्री का ऐलान सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप। इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी संघर्ष से प्रधानमंत्री बने। संघर्ष उनके डीएनए में है। नरेंद्र मोदी संघर्ष बंद नहीं करेंगे, वो लड़ते रहेंगे। 2029 के चुनावी मैदान में भी जीत के लिए उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले चैलेंज गिनाए, फिर अपना समाधान बताया। इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे। आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे। आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। सिविल डिफेंस फोर्स का आइडिया पुराना है। मोदी ने बिल्कुल नए थॉट से इसकी नई पैकेजिंग की है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सिविल डिफेंस का नेटवर्क खड़ा किया गया, जिसे बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सिविल डिफेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया था। अभी यह पूरा स्ट्रक्चर ठीक तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मोदी इसे वाइब्रेंट नेटवर्क में बदलना चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर सिविल डिफेंस के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। अभी देश भर में 5,38,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। देश भर में 14,11,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाने का टारगेट है। अगले 7 साल में देश भर में 1 करोड़ सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाए जाएंगे। देश के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का मजबूत नेटवर्क बनाया जाएगा। यहां यह बताना जरूरी है कि सिविल डिफेंस कोई पुलिस फोर्स नहीं, यह होमगार्ड जैसी फोर्स भी नहीं। सिविल डिफेंस उनसे अलग है जिनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, बल्कि जब जरूरत हो तब इनको रोजाना के हिसाब से ड्यूटी और ट्रेनिंग भत्ता दिया जाता है। हर राज्य में सिविल डिफेंस का एक नेटवर्क होता है
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। उसकी कोई वर्दी नहीं होती, बस रोल डिफाइन होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी सिविल डिफेंस का नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें आपका कैडर भर्ती कर लिया गया तो उसे भंग करना पड़ा। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनाकर उनको पैसे बांटे। दिल्ली में रोजाना 732 रुपए, राजस्थान में रोजाना 590 रुपए, पश्चिम बंगाल में रोजाना 565 रुपए, हरियाणा में रोजाना 532 रुपए, बिहार में रोजाना 400 रुपए, कर्नाटक में रोजाना 300 रुपए, झारखंड में रोजाना 250 रुपए और महाराष्ट्र में रोजाना 200 रुपए का पेमेंट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को मिलता है। नरेंद्र मोदी इस पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग करने वाले हैं। इसी ओवरहॉलिंग से मोदी का दूसरा प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रोजेक्ट है दिमागी नक्सल का परमानेंट इलाज। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जंगल वाले नक्सल खत्म हो गए, अर्बन नक्सल का इलाज कर दिया गया। अब दिमागी नक्सल का फ्यूज डिफ्यूज करना है। लाल किले से प्रधानमंत्री की वार्निंग पर गौर कीजिए। कोई और मुल्क बचाने नहीं आएगा, अपने दम पर ही देश को आगे बढ़ाना है। अपने घर में ही सब बनाना होगा, अपनी ही बुद्धि चलानी होगी। मोदी जेनजी को दिमागी नक्सल के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। मोदी जेनजी को बर्बाद होने नहीं देंगे। मोदी युवा पीढ़ी को संभाल कर रखेंगे। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का गिफ्ट, 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग और युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा। जेनजी के लिए मोदी ने ये 3 हेडलाइंस दी है। यूथ की तरफ मोदी ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री अब जेनजी का हाथ पकड़कर चलेंगे। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बढ़ता हुआ सेक्टर है। 2024 में 89% नए स्टार्टअप एआई पावर्ड थे। 2027 तक एआई मार्केट 25 से 35% की दर से बढ़ने का अनुमान है। एआई में चाइना के ग्रोथ को कैच करने के लिए भारत को लाखों की संख्या में एआई टैलेंट पूल की जरूरत है। 2027 तक भारत को 1.25 मिलियन यानी 12.5 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। मोदी ने बहुत आगे की सोची है। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं की एआई ट्रेनिंग देकर मोदी इस रेस में भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में एआई जानने वाले सबसे बड़ी युवा फौज भारत में तैयार हो जाए। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
युवाओं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट याद कीजिए। पेपर लीक तो बहाना था, यूथ की रियल परेशानी जॉब्स की है। यह हकीकत है कि भारत के पढ़े लिखे डिग्रीधारी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पा रही। ऊपर से कोचिंग करने में उनके लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री में 7 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कोचिंग भारत में 58,000 करोड़ का कारोबार है। 2030 तक ये 1.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। कोचिंग इंडस्ट्री का सीधा रिश्ता पेपर लीक से है। फ्री कोचिंग का मतलब होगा कोचिंग इंडस्ट्री कंट्रोल, फीस कंट्रोल, साथ में पेपर लीक पर भी कंट्रोल। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। देश में कोचिंग करने वाले 7 करोड़ जेनजी यूथ का वॉल्यूम सोचिए। उनके परिवार और औसत 4 सदस्य भी माने तो 28 करोड़ का नंबर नोट कर लीजिए। कोचिंग के पैसे बचेंगे तो पूरे परिवार के काम आएंगे। यूथ को नौकरी मिलेगी तो पूरा परिवार मोदी का मुरीद होगा। मोदी ने सेफ गेम का कैलकुलेशन किया है। जेनजी के लिए जॉब बढ़े, इसके लिए मोदी इकोनॉमी को रॉकेट इंजन लगाने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर की 500 सबसे बड़ी कंपनियां फॉर्च्यून 500 कहलाती हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अमेरिका की सबसे ज्यादा 141 कंपनियां हैं। चीन की 116 कंपनियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। जापान की 40 कंपनियां, जर्मनी की 28 कंपनियां, फ्रांस की 24 कंपनियां और ब्रिटेन की 21 कंपनियां हैं। भारत की केवल 10 कंपनियां ही फॉर्च्यून 500 में हैं। फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं। आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। जेनजी के साथ मोदी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मोदी के विरोधी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये समझना है कि रांची के अस्पताल में देवेंद्र महतो का ये वीडियो देख लीजिए। 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो को आज हाथ में तिरंगा झंडा भी उठाने नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन की पुलिस ने महतो के हाथ से झंडा छीन लिया। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे अरेस्ट किया जाए ना भाई, हमको जेल भेजा जाए। और अगर अपराधी नहीं हूँ तो हमको क्यों, किस आधार पे, किस राइट के तहत हमको रोका जा रहा है, ये हमको कानून बताए। ये लोग संविधान के कौन से धारा के तहत हमको रोका गया। आज मैं सबको FIR करूंगा। जो भी हमको आज रोक रहे हैं सारे लोग को मैं FIR करूंगा। अब बात एम की। एम यानी महिला वोटर, आधी आबादी, 50% वॉल्यूम। 17 अप्रैल को संसद में मोदी का महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिराया गया। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में वोट पड़े और 4 मई को नतीजे आए तो ममता बनर्जी की सरकार उखड़ गई। आज बंगाल में बीजेपी की सरकार है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय महिला वोटर्स को जाता है। बंगाल की जो महिला वोटर्स पहले ममता बनर्जी के साथ थी, अब वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं।
नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने सियासी विरोधियों को एक बार फिर वार्न किया। महिला आरक्षण का विरोध करने वालों की खैर नहीं, अब भी वक्त है सुधर जाओ। महिला आरक्षण का विरोध छोड़ दो। 29 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलने दो, नहीं तो महिलाएं माफ नहीं करेंगी। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। 3 साल पहले 15 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी का ऐलान किया था। 3 साल में मोदी सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब मोदी ने 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का टारगेट सेट कर दिया है। कुल मिलाकर 29 के चुनाव तक मोदी 6 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट बनाकर चल रहे हैं। विरोधी बार बार सवाल उठाते हैं कि मोदी क्यों जीत जाते हैं। 24 के बाद जितने भी चुनाव हुए हर बार मोदी ही जीते, विरोधी एक राज्य भी नहीं जीत पाए। मोदी के सियासी शत्रु आज तक नहीं समझ पाए कि वो हार क्यों जाते हैं। जब तिरंगे के नीचे वंदे मातरम का सम्मान नहीं होगा तो जीत भूल जाइए। जो राष्ट्रगीत का अपमान करेगा वो कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके भले ही बचने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन उनको पब्लिक का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस के 15 अगस्त वाले प्रोग्राम में यही हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बीच में रोकने का इशारा हुआ। वो तो गनीमत रही कि वंदे मातरम को रोका नहीं गया, नहीं तो बात एफआईआर और जेल तक पहुंच जाती। कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे। 29 का चुनाव अभी दूर है। देश में पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को अभी से चेताने लगे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। दरअसल 3 दिन पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंच गए, तो बाहर निकलकर सपा सरकार बनने पर आजम को यूपी का होम मिनिस्टर बनाने का वादा कराए। अखिलेश यादव के लिए ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट बात हो गई, इसीलिए उन्होंने पर्चा और चर्चा का आदेश निकाल दिया। अखिलेश की स्क्रिप्ट में अभी सिर्फ राम मंदिर है। कि कौन ले गया चंदा, सोचिए चंदा पार हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए? बताइए इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? अगर ये महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये महापाप किया है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। मोदी ने यही मुद्दा अभी योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ा है। योगी भी तैयार हैं। अगर यूपी में चुनाव राम मंदिर पर ही हो जाए तो योगी उसके लिए भी रेडी हैं।